एनिमे कभी भी कार्टून्स को नहीं हरा सकता है। हाँ, तो इंटरनेट एक ऐसी जगह जहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी से पिल ही रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन एंड्रॉइड से पिल जाता है, डीसी मार्वल से पिल जाता है, और बीजेपी को नहीं, पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, अपने मुद्दों पर वापस आते हैं, जहां पर जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, एनिमे वर्सेस कार्टून, ये मुद्दा इंसान की सोच से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। और आज हम इसी मुद्दे को थोड़ा ऊपर लाने वाले हैं और इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इनके स्टाइल से लेकर स्टोरी टेलिंग से लेकर इनकी हिस्ट्री के बारे में। इसलिए ये बकचोदी मानना बंद तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले, वो तो हमें जारी रखनी है। वीडियो शुरू करते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों जो वस्तु हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, या कहूं तो सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज पे पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच में उतनी ही सिमिलरिटीज है जितनी मेरे और शाहरुख खान के बीच में है, कि हम दोनों ही इंसान हैं। उसी तरह ये दोनों ही एनिमेशन है, या कहूं तो दोनों ही एनिमे है और दोनों ही कार्टून है। हाँ, सुन के तुम्हारे एनिमे देखने वालों का दिमाग खराब होगा कि एनिमे को कार्टून कैसे कहा, बट लेट मी एक्सप्लेन। सो जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर एवरी फॉर्म ऑफ एनिमेशन को एनिमे कहा जाता है। वहां पर एक स्पंज बॉब आएगा, स्क्विरल पेल के जाएगा, उसे भी एनिमे कहा जाएगा। टॉम एंड जेरी की लड़ाई को भी एनिमे कहा जाएगा। इनफैक्ट सविता भाभी को भी एनिमे कहा जाएगा। सो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो एवरी फॉर्म ऑफ एनिमेशन है वो जापान के लिए एनिमे ही है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, मतलब नुन्नू खड़े होते हैं बट ये सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या जरूरत है जापान को अपने फॉर्म ऑफ एनिमेशन को एनिमे कहने की? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, एग्जिस्टेंस क्राइसिस। और ये चीज होती क्या है? सो लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली हर इंसान को ना समाज में एक मतलब अपना वो चाहिए होता है, वजूद, ठीक है ना? इसलिए हर कोई अपना अपना एक नाम रखता है। और उसी तरह ग्लोबल एनिमेशन को जब कार्टून कहा जाता है तो उसके अंदर ब्लेंड इन ना हो जाए, हम लोग मिक्स ना हो जाए और सब लोग हमें भी कार्टून कह के बच्चों वाली चीज ना समझने लगे। इसलिए जापान ने अपने एनिमेशन को नाम दिया एनिमे। मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। और उसके बाद जो वीव हैं, ओटाकू हैं, उन्होंने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ओके, सो जापान से आने वाला माल हमेशा सेक्सी ही होता है। पर ये सिमिलरिटी होने के बाद भी इन दोनों फॉर्म ऑफ एनिमेशन के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि दोनों की हिस्ट्री। अगर वेस्टर्न एनिमेशन की बात करें ना तो 2008 में फंताज़मागोरी आया, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हो वर्ल्ड का फर्स्ट एनिमेशन था। यानी 100 साल हो चुके हैं वर्ल्ड के फर्स्ट एनिमेशन को आए हुए। और उसके आने के साथ ही दुनिया के मतलब हैरान हो गई थी, बिकॉज उन्होंने कभी भी चलती हुई इमेजेस नहीं देखी थी, वो कार्टून नहीं देखा था, मतलब कार्टून ड्राइंग नहीं देखी थी चलती हुई। और फंताज़मागोरी ने एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट स्टाइल को लोगों के सामने लाया। और उसके बाद 1928 में मिकी माउस आया और 1978 में आई स्नो वाइट। पर यही चीज जापान के लिए थोड़ी डिफरेंट थी। वहां पर एनिमेशन जो था वो 1970 से शुरू हो चुका था और उन लोगों को ना उस वक्त तक कोई भी हिट नहीं मिला। इनफैक्ट काफी लंबे समय तक उनको कोई हिट नहीं मिला। एग्जांपल के लिए, जहां वेस्ट के अंदर 1908 में फंताज़मागोरी आया, उसके बाद 1928 के अंदर उन लोगों को मिकी माउस जैसा कल्ट क्लासिक मिल गया। और 1937 के अंदर वो लोग स्नो वाइट को लेकर आ गए थे। स्नो वाइट जो कि मतलब जिसको लेकर जो पूरी दुनिया थी वो मतलब श्योर नहीं थी। उनका ये मानना था कि भाई ये मूवी पूरे स्टूडियो को बैंकरप्ट कर देगी, खत्म कर देगी, डिज्नी की मान छूट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? अभी हम जिंदा हैं। बट जापान के केस में ये काफी ज्यादा ही लंबा समय रहा था। वहां पर मतलब 1917 में जब फर्स्ट एनिमेशन बना, जिसके अंदर हमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं दिखाई जाती है, बस हमें एक बालक दिखाया जाता है जो कि आता है ब्लैक बोर्ड पर कुछ तो ऊल झलूल की चीजें लिखता है और सबके सामने बो डाउन करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद कई साल बाद एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ओसामू तेजू और ये जो बंदा लाता है एस्ट्रो बॉय। और इसी के साथ वो टीवी इंडस्ट्री पर एनिमेशन के मामले में रूल कर लेता है, बिकॉज जो उनका एनिमेशन था वो इतना अच्छा नहीं था। बट एक चीज जिसके अंदर उन्होंने आग लगा दी थी वो था
जापानीज एनिमेशन स्टूडियोज को समझ आ गया था, गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि ये उनके लिए एक मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बेस्ट सोर्स बन सकता है अर्निंग का, इसलिए उन्होंने एनिमेशन को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। और उन्होंने एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि जो उनका एनिमेशन है ना, वो एनिमेशन ओरिएंटेड कम रहकर वो कैरेक्टर डेप्थ में ज्यादा रहे, इमोशन डेप्थ में ज्यादा रहे, कैरेक्टर्स को इमोशंस मतलब लोगों को उस कैरेक्टर्स के दर्द दुख पीड़ा सब कुछ फील हो। और इसी वजह से जापानीज एनिमेशन को ना एक नया मतलब औधा सा मिल गया कि भाई अगर तुम जापानीज एनिमेशन देख रहे हो ना तो तुम काफी ज्यादा इमोशनली मैच्योर हो, क्योंकि वो लोग अपनी स्टोरीज के अंदर इमोशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड इन करते हैं। बट वहीं पर वेस्टर्न जो एनिमेशन होता है वो इमोशंस के ऊपर इतना रिलाय नहीं करता है, वो ओवरऑल एग्जैजरेशन पर रिलाय करता है, जहां पर फिजिक्स की मां बहन की जा रही होती है। हाँ, मतलब एनिमे का काम है वो तुम्हें ट्रॉमा दे के मार देते हैं, तो कार्टून फिजिक्स की मार लेते हैं। न्यूटन को मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है इसकी वजह से। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एनिमेशन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए स्टार्टिंग में वेस्टर्न एनिमेशन काफी आगे था, लेकिन जापान ने अपने इमोशंस को आगे बढ़ाया और उसका नतीजा आज हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इमोशंस को साइड कर देना तो दोनों के फॉर्म ऑफ आर्ट स्टाइल में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। Hey, I've seen this one. This is a classic. एग्जाम्पल के लिए जो हमारे कार्टून्स होते हैं वो काफी ज्यादा एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, काफी अनरियल बॉडी प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। बट जो जापानीज एनिमेशन होता है वो इस्तेमाल करता है स्टाइलाइजेशन का। अब एग्जैजरेशन स्टाइलाइजेशन दोनों के दोनों ही काफी डिफरेंट होते हैं। एग्जैजरेशन के अंदर हम लोग जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम काफी ज्यादा ही अनरियल प्रोपोर्शंस के अंदर बनाते हैं जो कि असली में नहीं हो सकते हैं। लेकिन जापानीज एनिमेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं काफी ज्यादा ही ह्यूमन लगते हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल होता है वो उनके कैरेक्टर्स को काफी अच्छे डिपिक्ट करता है। लाइक वेस्टर्न एनिमेशन में भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए दूं ना तो डिज्नी की मूवी होती है उसमें जितने ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, जितने लाइट कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी कलर थीम काफी ज्यादा लाइट रहती है कंपेयर टू विलन्स जिनकी कलर थीम काफी ज्यादा डार्क शेड में रहती है, ग्रे, बैगनी और हाँ ब्लैक। और इनफैक्ट अगर तुम विलन हो तो तुम्हारी बद्दी शक्ल भी होगी कार्टून्स के अंदर। कितना रेसिज्म है समझ रहे हो कार्टून्स के अंदर? भाई लिटरल अगर तुम्हारी बुरी शक्ल है तो तुम विलन हो, क्या बात है। और वही जो एनिमे है वो जो स्टाइलाइजेशन है उसके अंदर कैरेक्टर डिजाइन पे काफी ज्यादा काम करता है। मतलब अगर बाल काफी ज्यादा ही वो शार्प कॉर्नर है और बॉडी जो है काफी ज्यादा ही उसमें कट्स लगे हुए हैं, शार्प्स है, तो इसका ये मतलब है जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ही डार्क है या फिर बहुत ज्यादा ब्रूटल है, रूथलेस है। लेकिन अगर बाल जो है वो आगे को लटक रहे हैं इस तरह, यानी कि कैरेक्टर डिप्रेस है, सैड है, थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल है। लेकिन वही अगर बाल काफी ज्यादा ही सॉफ्ट हैं तो यानी कैरेक्टर काफी ज्यादा हैप्पी है। और मतलब तुम समझ गए होगे मेरा क्या कहने का मतलब है। जापानीज एनिमेशन है ना वो अपने आर्ट स्टाइल के अंदर कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी है उसको काफी अच्छे से डिपिक्ट करता है कंपेयर टू वेस्टर्न एनिमेशन। बट ओवरऑल अगर एक तात्पर्य तुम्हें देना हो ना तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, दोनों के दोनों बकचोदी मारते हैं और तुम लोगों का बस एक ही चीज चाहता है, काटना, ताकि तुम लोग अपने जाके पैसे खर्च करो। उन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या देखना है भाई, सबके सब प्रॉफिट में चल रहे हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है, बस तुम ही हो जो गान मारा रहे हो। तो बंद करो ये चीज, ठीक है, बंद करो। अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि अपनी एनीमे वेस्टर्न एनिमेशन को कभी क्यों नहीं हरा सकता, तो देखो जो अपने कार्टून्स होते हैं ना वो हर जनरेशन के लिए बनते हैं, उन्हें कोई भी देख सकता है, पूरी तरह वो फैमिली फ्रेंडली होते हैं। बट वही जो एनिमे होता है वो थोड़ा मैच्योर ऑडियंस के लिए बना होता है, तो इस वजह से तुम समझ सकते हो एनिमे को पूरी फैमिली के साथ देखना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू कार्टून। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें बताना था। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आई होगी मेरी बातें। अगर मेरी बातें पसंद आई है ना तो कोई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ प्लीज, अगर है तो। बाकी मैं चलता हूँ, बाय, टाटा। वीडियो लाइक कर दियो।